जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बैठक में। बातों का जंक्शन, बिहार का कनेक्शन। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी उठती हैं। मैं आपका होस्ट सुमित कुमार तिवारी और मैं हूँ आपकी होस्ट सृष्टि मुस्कान। और अगर आज हम पहली बार मिल रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए रिश्ते की। तो क्या मिलेगा यहाँ? चाहे बात हो नालंदा और विक्रमशिला की ज्ञान परंपरा की, चंपारण की धरती से उठते हुए सत्याग्रह की आवाज की, या फिर बिहार के गाँव के जीने की वो ललक जो सिंप्लिसिटी और रिजिलियंस की एक अद्भुत तस्वीर दिखाती है। तो तैयार हैं हम? चलिए शुरू करते हैं आज की नई बैठक जो जगाता है एक नया जज्बा। जय हिंद, जय बिहार। हमारे साथ जुड़े एक खास मेहमान रामाधार, जो कि एक सोशल वर्कर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो रामाधार सिंह जी, आपको क्या बोलूं मैं, भैया बोलूं या रामा सर बोलूं? अरे आप, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपने जिस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन दिया लोगों के बीच में, बहुत खुशी हुई। चूंकि अपनी प्रशंसा हर कोई सुनना पसंद करता है, लेकिन बात मुद्दे की हो। बिल्कुल। और मैं जितना भी वीडियोस आपका देखा हूँ, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो भैया भैया बोलता हूं मैं आपको। चलिए, कोई नहीं जी, धन्यवाद। तो भैया, आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में सारी चीजें बताइए कि आपको राजनीति की तरफ क्या ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, मूल रूप से हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, ये हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे लगातार अकाल ग्रसित क्षेत्र रहा है। इन सब के बावजूद शिक्षा ग्रहण करना एक साधारण परिवार के नाते उस वक्त काफी मुश्किल था। हम लोगों के बाबा ने बहुत मेहनत से और पिताजी ने बहुत मेहनत से हम लोगों को पढ़ाने का काम किया। हमारी शिक्षा बहुत प्रयास के बावजूद भी ग्रेजुएशन तक हमने पढ़ाई की है। और कॉलेज जब हम लोग जाने लगे तो उस वक्त वहाँ पे भी मैं देखता था कि जो कमजोर तबके के बच्चे हैं, जो अच्छे कमजोर घर से आते हैं, मैं देखता था कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली उनको जूझना पड़ता था। बेचारे फीस नहीं दे पाते थे और उनको कभी कभी कोचिंग के बाहर भी कर दिया जाता था। इवन कॉलेज का बेंच फी तक नहीं वो पे कर पाते थे। तो बहुत अंदर से एकदम मुझे महसूस होता था कि काश मैं इनके लिए भी कुछ कर पाता, क्योंकि उस वक्त हमारी भी स्थिति वैसी नहीं थी कि मैं किसी को मदद कर पाता। तो उस वक्त कुछ कुछ जो चीजें टच करता था मेरे दिल में। तो जब हमारी पढ़ाई रुक गई, ग्रेजुएशन के बाद हमारी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स से काफी लगाव रखता हूँ। कौन सा स्पोर्ट्स आपको ज्यादा पसंद है भैया? मैं क्रिकेट खेलना बचपन से ही हमारा एक शौक रहा है क्रिकेट खेलना। और कॉलेज के टाइम में भी मैं पढ़ाई को एक तरफ करके पहले क्रिकेट को अहमियत ज्यादा मैं दे देता था। और मुझे लगता था कि हमारी भविष्य है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा सहम भी जाता था कि अभी तक जिस राज्य को दर्जा नहीं मिला था उस वक्त क्रिकेट का, तो हमारा क्या भविष्य होने वाला है। तो अभी इंडियन टीम में जो आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है फिर, या अभी तक आपके इंडियन क्रिकेटर जिसको आप फैन बॉय हैं उनके? देखिए, जब बिहार झारखंड अलग हुआ था तो हमारे ही एक अंग से कट के महेंद्र सिंह धोनी चले गए थे झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बहुत पसंदीदा है वो। मैं पसंद इस चलते उनको करता हूँ कि जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने उपलब्धि हासिल करवाया है भारतीय क्रिकेट टीम को, ये और किसी में मैंने नहीं देखा। बिल्कुल। लड़ने की क्षमता, बिल्कुल, और अचूक प्रयास उन्होंने किया है भारतीय क्रिकेट को। आज भी उनके लिए जितना मैं कहूँ कम है। और वो खुशी की बात है कि भारतीय सेना में आज भी वो किसी पद पे स्थापित हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। वो अभी आईपीएल में धोनी सर फिर से आने वाले हैं, तो एक्साइटेड है आप उसके लिए? अरे बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी घर आते समय मैंने देखा कि आपके घर के जस्ट बगल में एक तरफ मस्जिद है तो एक तरफ मंदिर है, तो इसका क्या राज है भैया, आप बताएं हमें। आप जब मेरे घर तरफ आ रहे होंगे तो हमारा पूरब के साइड में मस्जिद है और पश्चिम साइड में मंदिर है। दो गेट हमारे पिताजी ने बनवाया है और उसका मिसाल बीच में मुझे रहना है। अजान भी उतनी ही खुशी से लोग देते हैं जितना भजन कीर्तन होता है हमारा मंदिर में। देखिए, अपनी अपनी एक विचारधारा है। आप सबसे पहला इस बात को समझ लो कि आप इंसान हो। बिल्कुल।
हर धर्म मानने वाले व्यक्ति अपनी विचारधारा को अपने तरीके से रखते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसका उदाहरण के तौर पे मैं ये बस इतना बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से उनका तजिया और अपना वो ईद मनाते हैं, तो हम लोग दशहरा और दीपावली मनाते हैं, जब उनको किसी तरह का परहेज नहीं है। ये चंद लोग जी जो कम पढ़े लिखे लोगों को जी सिर्फ बरगला करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवा के जो विवाद करवाते हैं ना, जी उनको यहाँ के एक बार देखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग रहते हैं। ये प्राचीन मस्जिद है, जी ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। जी 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 ये मस्जिद है। हाँ, और मंदिर हमारा 500 वर्ष पुराना है, मेरे जहां तक जानकारी है। जी हाँ, तो अभी जो इंडिया में, भारत में जो बिहार में चल रहा है जातीय समीकरण राजनीति में, और बिहार में जातीय समीकरण पे बहुत ही ज़्यादा, चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, वो फोकस करते हैं। तो और आपने चुना है जन स्वराज पार्टी, तो आपको ऐसा क्या दिखा जन स्वराज पार्टी में जो आपको जन स्वराज की पार्टी ज्वाइन करा आपने और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, तीसरा विकल्प के तौर पे हमारी पार्टी पूरे राज्य में काम कर रही है। जी 243 सीट पे लड़ने का जिस तरीके से ऐलान किया है हमारे प्रशांत किशोर जी ने, जी और लोगों ने इसको स्वीकार भी किया है। इस बार अब उपचुनाव हुआ, जी आप देखिए कि जदयू इतनी पुरानी पार्टी है, हाँ जी उनको 11% वोट मिला, और मात्र 2 महीने की पार्टी है जन स्वराज, उनको 10% लोगों ने वोट किया। लोगों ने तीसरा विकल्प के तौर पे देख लिया है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर शिक्षा की बात करते हैं, हाँ जी बेरोजगारी की बात करते हैं, जी पलायन रोकने की बात करते हैं, और जो स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं उसकी बात करते हैं, जी या बच्चों का भविष्य, जिस तरीके से आप देखिए कि अभी जो विवाद चल रहा है पटना में, बिल्कुल बीपीएससी स्टूडेंट्स का जो जी जी स्टूडेंट का, तो उसमें मैं देखा कि एक पप्पू यादव को छोड़ के कोई भी एक बड़ा चेहरा नहीं गया उन लोग को मदद करने। आज जी। 12वां दिन आज होने वाला है। जी आप कल्पना कीजिए कि बिहार का क्या बदतर स्थिति अभी है। जी मुझे मैं बिल्कुल। इस राज्य का व्यक्ति होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं एक बार उनके बारे में विचार करूं, आपके सामने बात रखूं। 11 दिन से वो बच्चा खाना नहीं खाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। संघर्ष आज भी वो बच्चा जारी कर रहा है, बिल्कुल। उसको उपद्रवी बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है जिस तरीके, आप कल्पना कीजिए हमारा भविष्य कौन है, एक बच्चे है, नौजवानों पे भविष्य टिका हुआ है, जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल प्रशांत जी जाकर के उनको भरपूर तरीके से मदद करने का काम कर रहे हैं, जी और आश्वासन सरकार को उन्होंने कल ही दिया है और लगातार देने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आप इनकी बात रखें और एग्जाम को री एग्जाम में बदला जाए, फिर से एग्जाम इसका करवाया जाए। सरकार इस पे कहीं भी विचार नहीं कर रही है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि लोग जो है से उपचुनाव का जो अभी रिजल्ट आया उसके बेसिस पे लोगों को लगता है कि वो उनका रुझान जन स्वराज की तरफ या प्रशांत जी के तरफ आ पाएगा, क्योंकि जातीय समीकरण से तो लोग यहाँ पर नहीं उठ पा रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरण से लोग उठ रहे हैं। जी होता क्या है कि मान के चलो कि आपकी जन्म अभी हुई है, जी आप एक बैग दौड़ोगे नहीं, बिल्कुल आप पहले चलोगे फिर दौड़ोगे। हाँ जी हमारी पार्टी का स्थिति है कि लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम लोग हर घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जी जो शिक्षित लोग हैं हमारे साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं, जो एकदम इस बात को समझ लिए हैं कि हमने अच्छे पार्टी को मदद करना है, हमारा बदतर जो हमारा प्रदेश का स्थिति उसको सुधार लाना है। जी जी देखिए, वहां पे अभी जो लाठीचार्ज हुआ है पटना में, हाँ जी उसमें पुलिस ने पूछ के मारा है क्या कि तुम यादव हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, या तुम रविदास हो, या फिर पासवान हो। उसने जाति पूछ के लाठी नहीं चलाया, बिल्कुल उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी असफलता को छिपाने के लिए कि इन लोग उजागर कर देगा चीजें उसकी व्यवस्था में। देखिए कितना बड़ा ढोंगला है यहाँ के राजनीतिक में। तो आप समझ लीजिए कि लोग अब विकास की बात अब करने लगे हैं, विकास के साथ देने चले गए हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, जाति समीकरण हटाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा कि और भी राज्य, देश में जितने भी राज्य हैं, सभी में जो विकास अच्छा करता है उसको मौका लोग देते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रशांत जी ने साफ शब्दों में कहा है जो मुद्दाएं हैं जिस तरीके से, तो नया सोच, नया प्रयास, और उसमें लोग काफी मदद कर रहे हैं। आप भरोसा रखिए कि बहुत मजबूती के साथ पार्टी खड़ी होगी,
और सरकार भी बनाएगी, जात पात हम लोग खत्म भी करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से लोगों के अंदर जो पैदा कर दिया गया है कि नहीं तुम यादव हो तो सिर्फ आरजेडी को वोट करो, बनिया हो स्वर्ण हो तो तुम बीजेपी को वोट करो, नहीं, जो अच्छा व्यक्ति है आप उसको वोट कीजिए। जो हमारा विधानसभा में बहुत चीजें सुधार सकता है उसको हम मौका देंगे। लोकसभा में जो पूरी चीजों को मजबूती से सुधारने का प्रयास करेगा, हमारा हर धर्म का बात रखेगा, हर चीजों को मजबूती से रखेगा, हम उसको मदद करेंगे। तो आप भी कॉलेज लाइफ में रहे होंगे जी। तो कोई तो होंगी जो आपको पसंद आई होंगी, या फिर कभी आप, क्योंकि हम लोग लड़के हैं, होता है हमें कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में प्यार हो जाता है किसी से। तो आपने लव मैरिज करा है या अरेंज मैरिज किया है, या आप कुछ अपने पास्ट के बारे में, अभी तो आप शादीशुदा हो चुके हैं, तो आप बताइए अपने बारे में कुछ, जहाँ पे आप कभी रिलेशनशिप में रहे हो। देखिए, संघर्ष से बड़ा जीवन रहा था हमारा जी। तो उन सब चीजों के बीच में प्यार मोहब्बत की चीजें हुआ ही नहीं। जी जी दोस्त थी जी और हम लोग ज्यादा फर्क नहीं समझते थे गर्ल्स और बॉयज में। जी। लोग समझते थे, कुछ दोस्त लोग तो मजाक करते ही थे, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई वो ये ऐसा वैसा हाँ। है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भाभी बोल देते दोस्त तो तुरंत किसी को देखते तो अरे ये हमारी भाभी है। ये लड़कों में उसके होता कारण से भी एक बार कॉलेज में बहुत विवाद हो गया है। जी। एक्चुअली एक दोस्त ने बोल दिया भाभी, और उसका भाई ने सुन लिया। ओहो। अब उसको पूरा वहां पे भाई एकदम लड़ाई झगड़ा के माहौल हो गया। लास्ट में मैंने ही उसको क्लोज किया, हमने कि देखो तुम ऐसा करो, फट सा राखी निकालो, मुझे बांधो। जी। भरोसा हो गया, तुम्हारा भाई को भी नहीं हो रहा, वो मुझे ऐसे देख रहा है। बोले अरे भाई तो राखी की बंधवा के चीजों को क्लोजअप किया गया। तो ऐसा कुछ रहा नहीं, सीन बस रहा, एक अच्छी दोस्ती रही। तो अभी भी आप उनसे टच में हैं? आज जो दो अच्छे दोस्त हैं सभी से संपर्क में है। आप इतना अच्छा आपका पर्सनालिटी है, आपकी मूछें भी काफी अच्छी, लोग तो तारीफ करते ही होंगे, स्माइल भी है, आपके वीडियोस भी देखा है मैंने सोशल मीडिया पे, आपके काफी फॉलोअर्स हैं जो भैया भैया करके आपके फॉलो करते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई आपसे मिलने और किसी लड़की ने आपको आगे से अप्रोच किया हो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ये, ऐसा होता है, फैंस होते हैं और फिर ऐसा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी भी? हाँ, एक बार हुआ था जी। लेकिन मैंने उसको बताया कि देखो चीजें, इन सब चीजों से थोड़ा सा हम लोग आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। खैर, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, आप उस लायक समझें कि मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्ती हो सकती है, लेकिन आप जिस तरीके से चाहती हो कि मानो मैं साथ में कॉफी वगैरह घूमूं फिरूं, गाड़ी वाड़ी, ये जी, बॉयफ्रेंड टाइप तो एक बॉयफ्रेंड टाइप का नहीं हो सकता है। हाँ, मैं एक दोस्त की तरह आपके साथ रह सकता हूँ, और मैं अभी भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग बहुत, अब हमारा देश आगे बढ़ गया है, बिल्कुल, तो उस स्थिति में हम लोग एक दूसरे के साथ अगर मिल के नहीं रहेंगे, बिल्कुल, तो हर जगह महिलाओं का एक विशेष व्यवस्था सरकार ने दिया है, बिल्कुल, और हम लोग का भी है कि भाई महिलाओं का विशेष सम्मान हो, उसके नाते बहुत कनेक्ट है लोगों से जी। और आज भी हमारी बहुत अच्छी अच्छी दोस्त हैं, और जो जहाँ भी हैं बहुत अच्छे तरीके से आज भी हमसे कनेक्ट हैं, बहुत पुरानी भी मित्र हैं, और अभी भी जो हैं वर्तमान में जितने भी हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं सभी लोग काफी हमसे कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसा जो आपने लुक रखा है, इसके पीछे कोई है जिनको देख करके, क्योंकि जब से मैं मिला हूं मेरे को जो वाइब आ रही है आपसे, एक संजय दत्त वाली लुक आ रही है आपके साथ, और मूछें भी आपकी काफी अच्छी, ये कॉम्प्लीमेंट है आप। ये मूछें मैंने महाराणा प्रताप हमारे जो आदर्श हैं, मैं आप मेरी गाड़ी में देख सकते हो, मेरे दरवाजे पे देख सकते हो जी, इवन मेरे जितने भी रूम है, हमारा जो बेडरूम है जी, वहां भी मैंने महाराणा प्रताप को लगा, मैं बहुत ज्यादा उनकी वीरता से कायल हूँ। वो व्यक्ति थे कि घास की रोटी खा करके देश के लिए लड़ा, धर्म के लिए लड़ा है, तो उस व्यक्ति का जितनी प्रशंसा की जाए, वो व्यक्ति है ही नहीं, हमारे लिए वो भगवान है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से जी आप हमारे पूरे गांव को भी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जहां हमारा जन्म हुआ है या जिस व्यक्ति को जिस जगह पे जन्म होता है उस व्यक्ति से बहुत कनेक्ट होता है उस जगह से जी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने चैनल के माध्यम से आइए मेरे साथ, चल के आपको मैं गांव का भी थोड़ा दौरा करवा देता हूँ। बिल्कुल। तो भैया ये आपका पुराना वाला घर है? हाँ, ये हमारा पुराना वाला घर है, तो इसके पहले हम लोग इसी में सब रहते थे। इस वाले? हाँ जी। तो ये घर कितने दिन साल हो गए इसे बने हुए? इसको बने हुए 2.5 वर्ष हो गए।
तो एक क्वेश्चन आया मेरे को, आपके गले में मैंने देखा ट्रिपल आर पहन रखा भैया आपने, तो ये ट्रिपल आर आपकी गाड़ियों में भी देखा मैंने लिखा हुआ, और ये ट्रिपल आर का इसका पीछे का राज क्या है? देखिए, ये मुख्य रूप से हम लोग 3 भाई हैं। अच्छा। हमारे बड़े भाई का नाम है राम सिंह चौहान, मेरा रामाधर, और छोटे का नाम है रवि। हम तीनों भाइयों ने, हमारा कम से कम 10 पुश्ती से हम लोग अलग नहीं हुए, परिवार एक साथ चलता है और ज्वाइंट फैमिली। तो भाइयों में इतना आप कह सकते हैं कि एक राम है, तो एक लक्ष्मण है, एक भरत है। और संजोग से मैं छोटा सा कहानी बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। हमारे 2 भाइयों, जिस तरीके से अयोध्या को राम ने त्याग दिया था 14 वर्ष के लिए, आज विगत 20 वर्ष हो गया हम 2 भाइयों को हमारा घर यमस को छोड़े हुए। बहुत प्यार है भाइयों में, आप कह सकते हैं कि मतलब इस कलयुग के राम और लक्ष्मण है। पिताजी का आशीर्वाद है और हमारे बाबा जो हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वजों का यह आशीर्वाद रहा है कि कभी देखिए, आप जितना अलग होगे लोग आपका फायदा उठाएंगे। तो परिवार को संयुक्त रहना है, और आप कह सकते हैं कि जितना मान के चलो हम लोग 3 भाइयों में जो एकता है, आप अगर 100 में भी रख लें, 20 में एकता रखें, 40 में रखें, किसी की बाहर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आपका घर मजबूत होगा तो बाहर मजबूत हो जाएगा। तो सभी को मिल के रहना चाहिए। आपकी गाड़ियों का नंबर भी देखा मैंने, छत्तीसगढ़ का गाड़ियों का नंबर। तो छत्तीसगढ़ में क्या है भैया, वो सारी चीजें आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में आप लोग का क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम, सारी चीजें क्या है आपके घर की? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा क्वेश्चन आपने किया है। तो ये होता है, हमारे बड़े भाई आज के 20 वर्ष पहले वहां पे गए थे। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पे हम लोग को प्यार दिया है वहां के लोगों ने, ऐसे भी कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया, वाकई में वो साबित किया है। और वहां पे जब हमारे भाई ने गया, आप कल्पना कीजिए कि बिहार का लड़का अगर दूसरे राज्य में जाता है तो सिर्फ एक बैग लेके जाता है। और वहां पे रियल एस्टेट का हमारा काम है। लगभग कोई भी बड़ा एक बिजनेसमैन नहीं होगा जो हम लोग भाइयों को नहीं जानता होगा। और मुख्य हमारा व्यवसाय वहां पर रियल एस्टेट का है और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में हम लोग करते हैं। 2 भाई मिलकर वहां पे करते हैं। मैं यहाँ पे सक्रिय हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, राजनीतिक में एक्टिव रहता हूँ। आप समाज सेवा बन गए? हाँ, समाज सेवा करता हूँ। तो ऐसा कुछ बताइए जो आपको लगता है कि मेरे से लोग चलते भी हैं, ऐसा कभी फीलिंग आया? आते रहती है, ये सब चीजें आते रहती है, लेकिन इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना होगा। तो हमने अपने परिवार, समाज और यहाँ पे जितने भी एक उम्मीद हमसे जो लगा के बैठे हैं, मैंने उनसे वादा किया है कि आपकी लड़ाई मैं विधानसभा तक लेके जाऊंगा। जो कार्य आपका आज तक नहीं हुआ वो मैं करने का प्रयास करूंगा। और मेरी जितनी भी संपत्ति आप देख रहे हो, मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं, मैं जन सेवा के लिए आया हूं। हमारा मुख्य प्रयास भी है कि लोगों को, जैसे होता है ना कि लोग बड़े पद पे जाते हैं तो पहला फोकस क्या रहता है उनका, पैसा कमाना। बिल्कुल। ये हमारा पहला फोकस है विकास करना। और मैं उनके लिए जाता हूँ, जगह पे बात करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ। अभी इस बार एम्बुलेंस का व्यवस्था अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मैंने करवाया है, उससे काफी लोग को मदद हो रहा है। 2 एम्बुलेंस हो जाने से लोगों को काफी सहायता मिल रहा है। तो हम लोग एक नॉर्मली एक जनसेवक के रूप में भी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त लोगों का आशीर्वाद मिला, लोग अगर आशीर्वाद देते हैं कि आप भैया आगे जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो मैं उनका हर वो काम करूंगा जिसकी अपेक्षा मुझसे वो रखते हैं। बहुत अच्छा लगा भैया ये जान करके। एक क्वेश्चन है इससे, मैं आपसे इसी बातों से रिलेटेड, कि बिहार में बहुत कम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको बहुत सारे सरकारी योजनाओं के बारे में, सरकारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। और उन जानकारी के अभाव में बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जो बहुत सारी जगहों पे सरकारी पद्धति पे है, तो वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। छोटा सा काम करवाने जाइए आज के बिहार के कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में, तो वो पैसे मांगते हैं। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन भी जा रहे हैं तो वो पैसे मांगते हैं। तो इसके बारे में आपने क्या सोच रखा है कि ये इन सब चीज़ों से नीचे तबके के लोगों को ऊपर कैसे लाया जाए? ये पूरा आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर अभी की जो सरकार की स्थिति है, एकदम मनमानी तरीके से ऑफिसर लोग हावी हो गए हैं गरीब लोगों पे। जहाँ पे देखिए 3 ही चीज आप सुधार सकते हैं। अनुमंडल सुधारना है, दूसरा आपका प्रखंड सुधारना है, अंचल सुधारना है और थाना सुधारना है। इन 4-5 चीज जब सुधर जाएंगे तो कम से कम एक विधानसभा का बढ़िया सा नेतृत्व आदमी कर पाएगा और लोगों को कठिनाई से बहुत निजात मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपकी पार्टी और प्रशांत किशोर जी से बहुत उम्मीद रखा है लोगों ने, तो कुछ
सोचा है उन्होंने कि क्या रोड मैप तैयार कर रहा है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल रोड मैप तैयार हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा, आप अगर लोगों का कार्य नहीं करेंगे, हमारा एक पार्टी का रूल है, हम लोग जिस पार्टी से अभी मैं फिलहाल जुड़ा हूं उस पार्टी का एक रूल है कि आप अगर विधायक भी बन जाते हो, आपको 6 महीना का कार्यकाल उन पब्लिकों के बीच में जाकर के हिसाब देना है जो आपने 6 महीना में उन्होंने कितना अगर पब्लिक बताया कि यहाँ पे नली गली सड़क रोड बिजली का समस्या है, आपने अगर नहीं करवाया, वो आपका पावर है, तो आप सीधे इस्तीफा देंगे और वहां पे दूसरा चुनाव करवा के व्यवस्था आपको बदल दिया जाएगा। अगर आप कार्य बढ़िया करते हैं तो 1 वर्ष का हिसाब देना है। अगर आप डे बाय डे अगर हर वर्ष प्रति वर्ष आप बेहतर कार्य करते जाते हैं तो 5 वर्षों का आपको कंप्लीट हिसाब देगा। आप उस हिसाब में अगर आप परफेक्ट काम किए हैं पब्लिक का, यहाँ के जनमानस जो भी आपसे उम्मीद लगा के आपको जितवाने का कार्य करते हैं, अगर आप उनका कार्य नहीं करते हैं तो आपको जवाब देना होगा कि आपने क्यों नहीं कार्य किया, या वो जो फंड आया वो कहां गया। तो पहली व्यवस्था सुधरेगी अगर हमारी सरकार आती है तो, अगर हम जैसे लोग को मौका मिलता है तो। आप देखिए सरकार बनाने यहाँ पे जात पात की राजनीति होती है, उस स्थिति में प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प के तौर पे आए हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप विकास की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, पलायन रोकने की बात कीजिए। अब हो गई है अभी बीपीएससी के लिए देखो, कल ये ठंडा में हम लोग घर में कम्बल ओढ़ के सोए हुए हैं, उन बच्चों पे एकदम कूल्ड पानी करके, पूरा एकदम ठंडा पानी करके उन पे फोर्स से मरवाया जा रहा है। क्या उनकी गुनाह है? वो मांग रहे हैं कि आप हमको री एग्जाम करवा दो, अगर मैं उस लायक नहीं हूं तो मुझे हटा दो, मैं अगर लायक हूं तो हमारा सिलेक्शन करो। चूंकि 5 वर्ष 10 वर्ष मेहनत उनका आया हुआ है, आप उसको सीधे कैंसिल करवा दे रहे हो, पेपर लीक हो जा रहा है, तो आपकी स्थिति एकदम चरमराया हुआ है। आपको सुधारने की जरूरत है। और देश नहीं प्रदेश नहीं देश सुधारेगा कौन? हमारा आज के युवा, हमारा भविष्य युवा। तो भैया युवाओं के बारे में आप चर्चा किए, तो युवाओं के बारे में जैसे पलायन के आपके भैया यहाँ से जाकर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, ये सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो घर की जिम्मेदारियों से आपको कुछ कर पाते, कुछ डर कर रह जाते कि यार मैं यहाँ पे इतना बड़ा शहर है, ये सारी चीजें जो भुगतते हैं लोग, तो वो सब 10 में से 5 निकल जाते हैं, वैसे 5 नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी उन्हें अपने घर को छोड़ करके रहना पड़ रहा है, वो तकलीफ में जिंदगी काट रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं वहां से कमा करके। तो ये पलायन रोकने का कुछ सोचा युवाओं के बारे में, आपने कुछ सोच रखा, या फिर आप कुछ करते युवाओं के बारे में करना चाहते हैं जो आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप उनकी क्वालिटी को पहचानिए जी। जिस युवा में खेल का भावना है, जो स्पोर्ट से जुड़ा, उसका स्पोर्ट में मौका दीजिए। अच्छा स्टेडियम आप बनवाए नहीं, एक स्टेडियम आपका बन रहा है, राजगीर में भी हॉकी हुआ जी, पूरे देश में नाम हुआ। आप क्रिकेट भी करवाओ ना, आईपीएल हो, रणजी मैच अभी स्टार्ट हुआ है, रणजी मैच कुछ दिन पहले चल रहा था। स्थिति आप देखिए, बुरा बोलना तो नहीं चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जहां पे शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे जैसा अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर आके मैच खेल रहा है इस प्रदेश बिहार के धरती पे, पटना पे मोनोइल हक स्टेडियम में। आप देखिए कि उसका स्थिति है कि बगल में गाय चल रहा है, बिल्कुल, अब वो हंस रहा है, उसका पीक ले रहा है, जिससे लग रहा है वो कितनी बेइज्जत करवाओगे यार, हम लोग बिहारियों का कितनी बेइज्जत करवाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे व्यवस्था मजबूत नहीं था आप उसको कैंसिल कर देते, आज तक नहीं करवा, वो भी नहीं करवाते हैं। आप देखिए कि यहाँ से बहुत सारे, अभी हमारा आकाश दीप हमारा एक दोस्त है, आईपीएल खेल रहा है, इस बार 8 करोड़ में उसका खरीद। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहा है वो जी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अच्छा बॉलिंग डालने के बावजूद वो विकेट नहीं मिल पाया क्योंकि बैड लक था, बट बॉलिंग जो देखिए वो अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, विकेट मिलना नहीं मिलना वो बात अलग है, लेकिन बीसीसीआई ने उस पर भरोसा किया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उस पर भरोसा करके जिस तरीके से एक बिहार के लड़के के एक छोटा सा बर्डी का जगह का वो लड़का है, हम लोग के साथ में जब कॉस्को खेलता था तो हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे क्या काश हमारा भाई उठ के जाके इंडिया खेलेगा, लेकिन उसमें इतनी प्रतिभाएं थी, उसने साबित किया। काश वो बंगाल से उसकी पता है, वो जब वो अपना बायोडाटा डालता है बिहार का, क्योंकि बिहार का वो है, उसका जन्म स्थान बिहार है। आप सोचिए कि हम युवाओं को कितना झेलना पड़ रहा है। ईशान किशन कहाँ का है? पटना का है, बिहार का है, बिहार का है। चलिए मुकेश कुमार कहाँ का है? बिहार का ही है, बिहार का है। जब इतने सारे टैलेंट हमारे बिहार में पड़े हुए हैं, अरे भाई आप इनके मान्यता देख करके, आप अगर मान्यता भी दियो बहुत लेट कर दिए हो, हमारे लड़के जाके दूसरे राज्यों से अपनी प्रतिभा को
करके इंडिया खेल रहा है। मुकेश कुमार खेला है, ईशान किशन खेला, आकाशदीप खेल रहा है। अभी कितने एक्टर्स हैं, मनोज बाजपेयी हैं, मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी जी पंकज हैं, त्रिपाठी जी हैं, और ये सारे जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बॉलीवुड में भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग परचम लहराते हैं। शिक्षा हमारा वही, आप देखिए कि जहाँ पे इतना यूपीएससी बीपीएससी आपका आईएएस आईपीएस इतने सारे लोग आगे आते हैं बिहार से, इतना कम अभाव, इतनी कम संसाधन होने के बावजूद भी इतना टैलेंट है हमारा बिहार में। आप चीजों को मजबूत करो। देखो, आप जब तक जड़ मजबूत नहीं करोगे तो पेड़ मजबूत नहीं होगा। तो भैया गुस्सा आता आपको? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इंसान है इसलिए पूछ रहा हूं। गुस्सा हर इंसान को आता है, वो आना भी चाहिए। जहाँ गलत है उस पर गुस्सा करना चाहिए। जो जेन्युइन है, जहाँ पे चीजें लगती है कि नहीं, आप अगर किसी पे बेमतलब का, बेवजह का अगर गुस्सा कर रहे हो तो वो गलत है। बाकी अगर प्यार का भी गुस्सा अगर हो तो होना चाहिए। गुस्सा आप अगर गलत चीजों का विरोध में रख रहे हो तो गुस्सा होना चाहिए। तो भैया राजनीति के अलावा, समाज सेवा के अलावा, आप उसके अलावा आप क्या करते हैं अपने आप खुद के लिए? आप क्या करते हैं जिससे आपका कभी, अगर आप गुस्से में हो, कभी आप किसी चीज से परेशान हो, तो अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए माइंडली क्या करते हैं आप? बहुत गुस्से में रहता हूँ तो म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। और अपने हमारा जहाँ फार्म हाउस है, मैं जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता है, गाड़ी लगाता हूँ, सीधे बैठता हूँ, घंटों अपने आप पे विचार करता हूँ कि मेरी कितनी गलती थी, अगले की कितनी गलती थी। कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर अपनी ही गलती को ढूंढता हूँ, ताकि उसका गलती चीजें शांत करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास होता है। आप अगर अपने आप को शांत करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी बुराई को देखो। जब आप खुद की बुराई देखने लगोगे तो आप किसी पे गुस्सा नहीं करोगे और चीजें रिलैक्सेबल जीवन में चलने लगेगा। तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं भैया? अभी हम लोग अपने फार्म हाउस चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे पूर्वज लोग उस जगह पे कम से कम 200 वर्ष रहे हैं। और इसके बाद आप जिस अभी जहाँ से हम लोग जिस घर से आ रहे हैं, आमस से, जहाँ पे अभी हम लोग अभी रहना हो रहा है, उसके पहले हम लोग यहीं पे रहते थे। और बहुत खूबसूरत गांव है, वातावरण है, बहुत शुद्ध हवा। पैतृक गांव? हाँ, पैतृक गांव है। वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती हम लोग करवाते हैं, जिसमें ईख, चना, मसूर, आपका गेहूं, धान, है ना, प्याज, टमाटर, आलू, मतलब जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ हम लोग को गोलकी और जीरा खरीदना पड़ता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, तो हम सब घर के, आप घर के ही पैदा किया हुआ खाते हैं। तो हमारे दर्शक ये सब आपको फिर मॉडर्न किसान समझ सकते हैं। देखिए, जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है। इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना काल के वक्त में, आप देख लो कि जिस तरीके से चीजें, जब विपत आया पूरे देश पे, तो बड़े बड़े एक्टर किसान बन गए। तो क्यों ना हम लोग उसके आने से पहले अपने आप को इतना मजबूत रखें कि कोई, देखिए आज के जमाने में किसानी एक बहुत बड़ा साधन है अपने जीवन यापन के लिए। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप अगर ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हो तो उसमें कंप्लीट रूप से फिर आप टमाटर का करो, पूरे आलू का करो, आप धान चावल भी करो, लेकिन थोड़ा कम करो। इस पे ज्यादा, सब्जियों पे ज्यादा ध्यान जिस दिन से देने लगोगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रोजगार भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, पीसफुल जगह है यहाँ, किसी तरह का आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं। घंटों आके बैठिए, अपना काम कीजिए, सीधे गाड़ी स्टार्ट कीजिए, गेट खोलिए बाहर। तो वो डायलॉग नहीं है कि जहां तक आपकी नजरें जाती है वहां तक मेरी जमीन है, वो डायलॉग भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि जहां तक नजरें जाती है सब अपना। ये तो सही है। क्या बात। तो ऑर्गेनिक की तरफ लोग अब आ रहे हैं, कोविड के बाद खास करके ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा रुझान हुआ है लोगों का। आप देख लो ना, ये ऑर्गेनिक मान के चलो कि जो खाद वाले होते हैं ईख, वो थोड़ा सा बहुत आपको हैवी दिखेंगे। ऑर्गेनिक वाले थोड़ा सा मतलब बहुत उस तरीके का पुश नहीं दिखता है, लेकिन आप समझ लो कि इसके अंदर किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये अपने घर परिवार बच्चों के लिए सब किया जाता है, ताकि वो आए तो अपना खुद का ईख तोड़े। आपने हमारे पिताजी को देखा ना, जी कितने मजबूत हैं वो, 60 वर्ष उनकी आयु है। ठीक है, हम लोग जितने भी भाई हैं सब एकदम फिट है। बहुत अच्छी जगह आपने दिखाया हमें। तो इस जगह से अपनी पुरानी, जहाँ पे आप बदमाशी के लिए मार भी खाए होंगे कभी, कोई अच्छी कहानी बताइए भैया जो आपने यहाँ पे बहुत अभी तक याद है आपको। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आम का पेड़ है ना, ये हमारे बाबा ने लगाया था। तो आज के ये 30 वर्ष पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे, इस पे हम लोग काफी झुलुआ वगैरह खेलते थे।
और एक बार मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे ऊपर से मतलब खेलने के दौरान उन्हें टेल दिया था। वो काफी मार खाए थे और उनसे ज्यादा हम मार खाए कि तुम उस पे चढ़ा क्यों। ये जो कुआं आप देख रहे हैं, देखिए आज भी ये कुआं, ये मेरे ही कारण से ड्यू टू मेरे वजह से, पता नहीं बचपन से क्या हमारा था, मैं एक बच्चा का एक बदमाशी आप कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस ऊपर जो पटिया डाला हुआ है, ये कुआं प्राचीन समय का है। इसमें हम लोग बैठ के नहाते थे, हमारा छोटा स्विमिंग पूल था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा स्विमिंग पूल छोटा सा हो, हाँ इसमें हम लोग ऐसे करके पूरा मस्ती करते थे। यहाँ पे इसको बाल्टी के द्वारा पानी निकाला जाता था और हम लोग इस पे खूब इंजॉय करते थे। इसमें एक बार ना मैं बचपन में कूद गया था। अच्छा। मुझे लगा कि एक छोटा बच्चा का जो दिखता है चेहरा, तो मुझे लगा कि ये मतलब कोई और एक बच्चा है अंदर। तो मैं बोला आ जाऊं, तो उधर से दिखा, मेरा रिएक्ट हुआ। मुझे इस बच्चा को कितना सेंस होता, मैंने कूद गया। संजोग से हमारी दादी माँ बैठी हुई थी, उन्होंने इतना आवाज जोर से दिया। एक व्यक्ति हमारा जो एक नौकर था, वो काफी मतलब तैरने उड़ने खुद के मुझे बचाया था। उस दिन से पटिया लगा। ये शिव जी का है, हमारे मतलब आज के 200 वर्ष पहले यह स्थापना बाबा ने करवाया था। त्रिशूल वगैरह सब उसी समय का है। शिव जी पूजा पाठ होता था। बहुत एक मतलब आप समझ सकते गांव का जो एक माहौल होता था। अगर कोई हिल रहा है तो उसके लिए वो सब खिड़कियां कंप्लीट रूप से बनाया गया था कि आप उसको हमला करके उसको अंदर हिलने ना, है ना। ये 20 इंची का दीवार एकदम कंप्लीट रूप से इसको पूरे बाबा ने तैयार करवाया था। हाँ, और देखिए एक ये जो डीजल आप देख रहे हो ना, इसको बचपन में हम लोग स्टार्ट करने में अपने आप को समझते थे कि कितना बड़ा मतलब अपने लिए गर्व की बात है। एक बार मैं हैंडल इसको मार रहा था, बैक करके मेरा फट गया था। आप यहाँ पे मेरा चिन्हानी आपको दिख रहा होगा, ये इस साइड में। तो इसी के कारण से, इसी के कारण ही, मेरी बदमाशी के कारण से। ये तो बेचारा अपना कार्य कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी बदमाशियां आयो, इधर आ जाओ आप। बहुत कम देखने को मिलता है। हमारा जो सबसे छोटा भाई था, उसको मैंने इस पे एक अंगुली काट दिया। काफी बदमाशी कर रहा है भैया, बहुत बदमाशी। उसमें मैंने उसको बोला कि देखो, मैं नौकर को देखता था लगाते हुए, हमने कि तुम भी लगाओ। मैं चला दिया। उसका अंगुली एक आज भी कटा हुआ बेचारे का थोड़ा सा। तो ये सब बहुत पुरानी यादें हैं इस घर से जुड़ा हुआ। हम लोग यहाँ पे बचपना, हमारा जन्म यहीं पे हुआ है और हम लोग विगत 15 वर्षों से आमस में शिफ्ट हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन जगहों से काफी कनेक्ट हैं हम लोग। तो भैया ये इतना अच्छा फार्म हाउस है आपने बना रखा है, तो आपके जो क्लोज होंगे, दोस्त वगैरह होंगे, तो वो तो इतने अच्छे जगह पे पार्टी करने के लिए बोलते ही होंगे और पार्टी करने के लिए आते ही होंगे। आते रहते हैं, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से पार्टी आप म्यूजिक सुन सकते हो जी, और मैं अपना जन्मदिन भी यहीं पे मनाता हूँ। तो ड्रिंक वगैरह जन्म हमारा यहाँ हुआ तो जन्मदिन यहाँ। ड्रिंक का बिहार में तो बंदी है दिखावे के लिए। जी, वही मैं बोलना चाहता था। हमारा मेन मुद्दा वही था कि शराबबंदी के नाम पे जो ठगी कर रही है सरकार, और औरतों का ये रुझान आ जाता है कि नीतीश बाबू जो है शराब बंद कर रखे हैं और हमारे घर के लिए अच्छा है, लेकिन उनको जानकारी का अभाव में उन्हें ये नहीं पता कि एक स्टेट के ग्रो में कितना % GDP का मायने रखता है शराब का। अभी कुछ दिन पहले जी, एक हमारे, मैं जहाँ से ग्राम प्रधान हूँ अभी वर्तमान में जी, और मेरे ही पंचायत में यहाँ पे अभी 7 लोगों की एक दिन मृत्यु हो गई थी। आपने देखा होगा, उसमें चिराग पासवान जी भी आए थे, सारे लोग आए थे। कल्पना कीजिए कि इतनी जहरीली शराब बिक रही है भैया, और कहीं पे भी इजीली अवेलेबल है कि लोग आते हैं, पार्क के पास भी आते हैं और कागज में लपेट कर देकर हाँ, होम डिलीवरी हो गया है। होम डिलीवरी का ऑप्शन, व्यक्तिगत आप जहां भी चाहोगे वहां मंगा सकते हो। तो इसमें सरकार का काफी रेवेन्यू का क्षति हो रहा है। मेरे ख्याल से इस पे विचार सरकार पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती है। प्रशांत जी ने अभी तो कुछ दिन पहले ही तो स्टेटमेंट दिया था कि सबसे पहले शराब चालू करवाऊंगा, क्योंकि हमारा जो राज्य का रेवेन्यू है, इतना जो नुकसान हो रहा है, उससे एक सिस्टम लाने की जरूरत है। मान के चलो अगर एक व्यक्ति अनकम्फर्टेबल ना पिए, अनकाउंट ना पिए, मतलब जितना चाहे उतना ना पिए, उसका एक सिस्टम कर दिया जाए। जिस तरीके से आधार कार्ड सब चीज लिंकेज कर दिया हो, तो मेरे ख्याल से शराब पीने वालों का भी ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि आपको लिमिट है कि आपको एक सप्ताह में इतना ही मिलेगा, उसमें ही आपको करना होगा। उसमें क्या होगा कि अच्छी शराब क्वालिटी की आने लगेगी, लोग का जान नहीं जाएगा। और जो आप कल्पना कीजिए कि जिसका
घर का व्यक्ति अगर जहरीली शराब से 7 लोग का मृत्यु हुआ है, पता है उनकी एक का 3 बेटी का शादी, एक का 2 बेटी का शादी है, एक का 2 बेटी का शादी है, अभी पड़ा हुआ है। वो बेचारा एक किसान परिवार दिन भर रोजी रोजगार करके आता है, शाम का थका हारा पे उसको क्या पता कि हम जहर पी रहे हैं। सरकार ने जो व्यवस्था बना दी उसके अनुसार से चोरी छुपे नहीं पिएगा। जो दिन भर काम करने वाला व्यक्ति है, अगर थोड़ा सा नहीं पिएगा तो इतना टेंशन में रहता है, नहीं जी पाएगा। सही बात है। अच्छा, हम लोग जितने भी आजकल खान पान जो बदल गया है, तो थोड़ा सा मेंटलिटी बदल गया है। सुसाइड का नोट्स भी शराब, जो ऐसा पता नहीं क्या शराब में जहर दे रहा है, क्या मिला के दे देता है, कितने हाई प्रेशर में लोग आ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ गई वो ड्यू टू शराब पीने वालों को। अब देख लीजिए, लोग बोलता है कि शराब पीने से हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में तो लगातार समस्या हो रहा है। एक नौजवान भाई अभी औरंगाबाद में का लड़का, एक रिशु बेचारा, अचानक मतलब हमसे उम्र में छोटा, कम से कम 6-7 वर्ष का था, अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। लोगों ने कहा कि कोरोना वैक्सीन से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, हम लोग शराब को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस शराबबंदी इसमें हम लोगों की जानकारी में लाना चाहता है कि सिर्फ नाम का शराबबंदी है बिहार में, और लोगों को शराब मिल रही है। अगर आपको रखना है तो आपका कानून अभी उतना ये टाइट नहीं है, आप पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, तो आप इससे अच्छा कि आप लीगल कर दे ताकि स्टेट का ग्रोथ में वो काम आए। और इसलिए हमारा मुद्दा शराब को प्रमोट करना नहीं है। जैसे गुजरात मॉडल आप यहाँ ला रहे हो, तो गुजरात मॉडल में व्यवसाय दो ना, फैक्ट्रियां लगाओ, लोगों को रोजगार दो, काम दो। यहाँ करते कुछ नहीं हो। बिहार के गुजरात को देखा देखिए आपने शराब बंद कर दिया। तो जैसा अभी मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, तो काफी भाईचारा में बिलीव करते हैं आप, भाईचारा, दोस्ती, भाईचारा, इन पे आप काफी बिलीव करते हैं। और बहुत दोस्तों के बारे में, दोस्ती के बारे में, आपके बारे में सुना है हमने कि आप अपने भाइयों के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। तो 3 ऐसे दोस्त का नाम बताइए जो आपसे भाई से बढ़कर है। भाई से बढ़कर मैं नहीं, भाई ही है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो भाई से बढ़ के हैं, लेकिन क्लोजनेस, हाँ क्लोजनेस में एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, औरंगाबाद वर्षा के रहने वाले हैं, राहुल सिंह जी। और देखिए, मित्र बोलिए भाई है, 2 मैं अपने भाई को रखूंगा। एक हमारा राम भैया है, एक छोटा भाई रवि है। और संजोग देखिए सब आर से ही शुरू होते हैं, राहुल, राम और रवि। वो तो आपके गले में दिख रहा है भैया, मैं ट्रिपल आर। और मैं अगर किसी पे भरोसा करता हूँ, या मेरे जीवन में अगर किसी ने बहुत ज्यादा चीजों को बदलने का प्रयास किया है, तो उसमें राहुल भाई का काफी योगदान रहा है। कि वो व्यक्ति काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति है, और मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं जी। हाँ। तो काफी युवा हैं आप, और बहुत सारे बिहार में अभी युवा नेता चल रहे हैं। तेजस्वी यादव है हमारे, चिराग पासवान हमारे। तो आपका झुकाव, या फिर चिराग पासवान अभी 5 लोकसभा में 5 के 5 सीट जीत गए, लेकिन वो खो गए कहीं जीतने के बाद। वो बिहार, हम एक बिहारी और बिहारी फर्स्ट का वो स्लोगन लेकर आए, लेकिन वो खो गए। फिर वो कहाँ है और उनका वो कम होता जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के बारे में आप बताइए क्या कहना। देखिए, इन दोनों के बारे में मैं सीधे एक ही बात बोलना चाहूंगा, मेरा जो सोच कहता है जी। दोनों के गॉड फादर हैं। बिल्कुल। तेजस्वी जी लालू जी के बेटे हैं, और चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। दोनों ऐसे बहुत बड़े राजनेता के बेटे हैं कि जिनको बहुत चीज ना सीखने की जरूरत है, ना बहुत चीज समझने की जरूरत है। जिसका पिताजी का आप देख रहे हो कि मेरे पिताजी, भाई अगर हम लोग उनकी तुलना करें तो ये तो समझ लो कि बात होगी आसमान और जमीन का। अब हमारे पिताजी एक पत्रकार हैं, और 20 वर्षों से पत्रकारिता उन्होंने किया है, लेकिन हाँ, संस्कार की बात आएगी तो उनसे बेहतर हम लोग कार्य करते हैं। आप समझ लो कि कार्य की बात आएगी, जन सेवा की बात आएगी, या कोई बड़ी बात नहीं करना पसंद करते हैं, काम बड़ा करना पसंद करते हैं। उन सब चीजों में मैं समझता हूं कि एक युवा को चाहिए कि आप अगर मान के चलो कि अगर 5-6 सीट आपने जीता इस बार लोकसभा में, आप विधानसभा में भी बहुत मजबूती से आओ, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप एक युवा हो, हमारे प्रदेश का भविष्य हो और देश का भी भविष्य हो। आप अभी सेंट्रल में ही मिनिस्टर हो, आपके बहुत सारे सांसद जो बने उसमें से कुछ लोग राज्य में भी मिनिस्टर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पे बहुत लोगों का उम्मीद है, खास करके चिराग पासवान जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और तेजस्वी जी भी बहुत अच्छा कार्य किए हैं। मैं किसी का निंदा नहीं करता हूं, जो कार्य अच्छा करता है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं पार्टी से कभी हट के ही बात करता हूं।
मैं प्रशंसा तेजस्वी जी को इस चलते करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कम समय में उन्होंने रोजगार दिया है लोगों को इधर अभी लास्ट शासन हाँ लास्ट वो डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम का काम होता है चीजों को नेतृत्व करके सीएम के पास रखना, उन्होंने रखा और पता नहीं क्या हुआ सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में। इन सब चीजों के बाद सरकार, देखिए हमारा तो राज्य की इतनी बदतर स्थिति है कि सरकार समान रूप से चलता ही नहीं है जी, और चलता है तो मान के चलिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सेंट्रल में भी और राज्य में भी है। इसके बावजूद भी बहुत बड़ा विकास के कार्य, बहुत चीजें नहीं दिख रही, जमीनी स्तर पे नहीं दिख पा रहा है। तो बहुत चीजें हैं जो हम युवाओं को तो इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वहाँ आज भी देखिए कि पार्टी में मेरे ही पार्टी में बात कर रहा हूँ, लगभग उन्हीं लोग को मौका दिया जा रहा है जो 60 वर्ष के करीब है, 40 वर्ष प्लस है। आप देखिए कि हम जैसे युवा एक मजबूत इरादे से दिन भर काम करता है, क्षेत्र में लोगों के बीच में रखता है, पार्टी की बात करता है, जनहित की बात करता है, बहुत संघर्ष के बावजूद भी जो और पार्टी कर रहा है सब पार्टी एक ही तरह करता है, बस लोगों को सपना दिखाता है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कुछ अलग आपके लिए करूंगा, या ये बेहतर कर दूंगा, वो बेहतर कर दूंगा, ऐसी चीजें हो जाएगी, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। युवा को खुद से संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ाई से लेकर के बिजनेस तक। सही बात, बहुत ऐसा संघर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन सब चीजों के बावजूद भी कोई समझने वाला नहीं रहता है, फिर दूसरे राज्य का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ, बहुत विकट परिस्थिति है भैया। बिहार से बाहर जा करके ये फील किया हमने कि बिहार में कहीं भी बहुत अच्छे पोस्ट पे, बहुत सारी अच्छी जगहों पे हमें एक बिहार के लोग मिल जाते हैं जो अच्छे पोस्ट पे अच्छे ये हैं, इनके ये हैं। ऐसे ही युवा भी बहुत सारे अपने मन में बहुत सारी रखते हैं कि मैं अपने घर वालों के लिए करना चाहता हूँ, मैं घर वालों किसी भी स्थिति की वजह से वो कर नहीं पाते। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप में अगर क्षमताएं हैं तो सरकार मदद करे। अगर जिस बच्चे में जो क्षमताएं हैं तो वो क्यों किसी प्रदेश का पलायन कर रहा है? भाई पलायन को पहले रोकिए। आप कल्पना कीजिए कि जिसका 2 बेटा होता है और वो अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते भर में वो कहीं दूसरा जगह शिफ्ट हो जाता है, बेंगलोर और आपका मुंबई या उससे भी कहीं सऊदी। मुस्लिम समाज के लोग देख रहे काफी सऊदी में रहते हैं बेचारा, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिल पाता है उन लोगों का। तो उस स्थिति में अगर घर में घटना है, माँ या पिता का मृत्यु हो गया, किसी तरह का दुर्घटना हो गया, तो उनको आने ही में 4 दिन लग जाता है। अच्छा, वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि 20-30 हजार कमाने वाला व्यक्ति कभी फ्लाइट का सफर तय नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। उस स्थिति में 4 दिन बर्फ में उसकी लाश को रखा जाता है और उसका नतीजा होता है कि लोग कहता है कि काहेला बेचारा ऐसा कमा रहा था कि देखो कि माँ बाप मर के पड़ा है। अच्छा, माँ बाप की सेवा की जरूरत है तो वो अपना इतना परिस्थिति से जूझता है बेचारा की। हम युवाओं को बहुत दिक्कत है। आप सब देखिए, सबसे पहले स्थिति को सुधारना पड़ेगा। उस स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा व्यवस्था मजबूत, सबसे पहला आपको मजबूत कीजिए। शिक्षा व्यवस्था के बाद बहाली जो निकालिए, हर एक वर्ष कम से कम 20 लाख बहाली निकालिए। लगातार लोगों को रोजगार में जोड़ने का प्रयास कीजिए। और जो लोग पढ़ने में सक्षम नहीं है, हर व्यक्ति सक्षम नहीं हो सकता, बहुत लोग सक्षम होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते। यह पढ़ाई क्या है कि इंटरेस्ट का चीज है, लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके बावजूद वो अच्छा व्यवसायिक बने, व्यवसाय को डेवलप करें। और जब कुछ भी ना हो तो एग्रीकल्चर में आए, किसानी करें, बेहतर तरीके से करें, मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, बकरी पालन करें, और कुछ नहीं है तो चाय का बिजनेस करें, और कुछ नहीं हो तो ये आपका सब्जी उब्जी का बिजनेस वहां मार्केट में लगवाएं, मंडी लगवाएं, कुछ ना कुछ तो विकल्प के तौर पे करें। गलत चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए, आवेश में आकर के गलत चीजों में नहीं पड़ना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने आज तक कभी नशा का एन नहीं जाना। मैं कोई भी जहरीली पदार्थ का सेवन नहीं करता, ना मैं खैनी खाता हूँ, ना बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना किसी तरह का कोई बैड हैबिट है। और मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं उन युवाओं का आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो खास करके उन माँ बाप को उम्मीद को पहले अचीव कर लो, कि जिससे आपको उम्मीद लगा करके वो आप कि मेरा एक बेटा जन्म लिया है, एक बेटी हमारी है, तो कम से कम इतना है कि चलो कुछ नहीं करते हो, संस्कार है। अपने भाषा बोला जाता है कि केवाल का खेती और खानदान का बेटी कभी निराश नहीं करता है। इसीलिए आदमी खूबसूरती को दरकिनार करके भी खानदानी घर में शादी ब्याह करता है कि चलो कुछ रहेगी तो एक लड़की अच्छे घर से आएगी तो हमारा घर परिवार संवारेगी। उसी तरह एक
कहावत एक और है, लोटा और बेटा बाहर में चमकता है। लोटा को घर में रखिए कोई नहीं देखेगा, और बेटा को जिस ही घर में रख दीजिएगा तो उसका आप जो उसके अंदर क्वालिटी आप नहीं देख पाइएगा, तो लोग बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उस स्थिति में उन लोग जैसे ही जो गांव देहात का लड़का शहर का जब चकाचौंध देखता है तो अपने आप को स्थिति को भूल जाता है कि बाप दिन भर मजदूरी हमारा करके खेती जमीन गिरवी रख के किस स्थिति में पढ़ा लिखाने का प्रयास कर रहा है, उसका बेटा जाकर वहां अय्याशी करता है, दारू बीड़ी सिगरेट रंडीबाजी का चक्कर में पड़ के कितने अपने भविष्य को अंधकार में डाल देता है। और लास्ट में जब उसकी स्थिति एकदम चरमरा जाती है तो उसी बाप पे आके एक बोझ भी बन जाता है कि जहां पे उसको लगता है बाप के कि हमने क्या गलत इसके लिए किया था, इसको तो पढ़ाने के लिए भेजे थे। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा हमारा पढ़े, तो बच्चों को भविष्य खुद से भी तय करना होगा। इसमें सारा दोष आप सरकार को नहीं दे सकते हैं, माँ बाप को दोष नहीं दे सकते हैं, आप भी उसकी दोषी हैं। आपको कैसे क्या बनना है आपको पता है जी। और नहीं तो आप डॉक्टर राजेंद्र की प्रसाद की तरह आप कहेंगे कि चलो खैनी बना के वो नंबर अव्वल थे तो उनके अंदर क्वालिटी था तो खैनी उनका दरकिनार कर दिया गया और खैनी के एक मिसाल के तौर पर रखा गया। और आप रात दिन खाली खैनी खाइएगा और करिएगा कुछ नहीं तो सब आपका व्यर्थ है। फिर तो जीवन को संवारना है, बेहतर तरीके से कार्य करना है और अपने आप को समझना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं तो कम से कम एक किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी का भाई हूं और कम से कम इस राज्य का एक अच्छा नागरिक हूं। तो अब हम लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। अरे बिल्कुल। और तो भैया गाने सुनते हैं आप, भोजपुरी सुनते हैं या फिर बॉलीवुड सुनते हैं? दोनों सुनता हूँ। तो पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल फिटनेस में अच्छे लगते। पवन भैया का तो कोई तोड़ ही नहीं, आप समझ सकते हो कि वो ऐसे कलाकार है कि माँ सरस्वती उनके गले में, तो उस व्यक्ति का तो गाना में कोई तोड़ नहीं है। आप देख लो कि जिस वक्त पवन भैया का काराकाट में चुनाव में कैंपिंग कर रहा था, लगभग 1 महीने में वहां पे कैंपिंग किया था, उसके दरमियान में जब खेसारी लाल यादव का आगमन होता है और जिस ईमानदारी के साथ वो रात दिन मेहनत किया है उस बंदे ने, तो उन्होंने साबित किया कि भाई का फर्ज जो होता है मैं निभाया हूँ और उसी के कारण है कि 2,75,000 वोट आया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान उस व्यक्ति का रहा है, खेसारी लाल यादव जी का। क्योंकि दोनों एक अच्छे सुपरस्टार हैं बिहार के, जो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें साथ में रहने में ज्यादा अच्छे थे, फैन आपस में रहते हैं। मैं उनका इंटरनली जीवन के बारे में चर्चाएं नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि जो व्यवहार की बात है दोनों बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे। तो फेवरेट एक्टर बताइए। एक्ट्रेस और एक्टर दोनों बताना आप। नहीं, एक्टर तो आप बॉलीवुड में पूछ रहे हैं या बॉलीवुड में हमारा फेवरेट एक्टर है आपका ये अक्षय कुमार। हाँ, मैं बहुत उनको पसंद करता हूँ क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, जीने का तरीका, वो मुझे काफी इम्प्रेस करता है। आप कल्पना करो कि इतने चकाचौंध दुनिया में हम लोग थोड़े से गांव से शहर जाते हैं, अपना भविष्य भूल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति प्रॉपरली दिल्ली जैसा शहर का रहने वाला व्यक्ति बॉलीवुड में इतना सक्रिय, इतना बड़ा सुपरस्टार और रात के 9 बजे सोता है, सुबह को 4 बजे उठता है, अपने फिटनेस को आज 55 साल की उम्र में कितना फिट रखा है, इस चलते मैं उनको पसंद करता हूँ। बाल बच्चे परिवार के लिए कितना वफादार है, हम लोगों के लिए कितना डोनेट करता है वो गरीब लोगों के लिए, इन सब चीजों से मैं उनको पसंद करता हूँ। तो एक्ट्रेस बताइए भैया। आप कहेंगे कि भैया आप जिस उम्र में हैं आप उनको क्यों पसंद करते हैं? मैं हीरोइन में माधुरी दीक्षित को पसंद करता हूँ। उन्होंने जितना भी आज तक अपने कार्यकाल किया है फिल्मी दुनिया में, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिंग की है, कमाल का स्माइल है, उससे ज्यादा खूबसूरत उनका एकदम सिंपलिटी वे में कभी उन्होंने अंग प्रदर्शन नहीं किया। आप एक भी मूवी में माधुरी दीक्षित को अंग प्रदर्शन नहीं देखे होंगे, तो इनके कारण से मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मनोज वाजपेयी हमारे बिहार के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, कमाल के एक्टर हैं और उससे ज्यादा व्यवहार के बहुत अच्छे, बड़ी बड़ी फिल्में दिया, हमारा नाम रोशन किया है। हाँ जी। तो भैया आपके सोशल मीडिया पे देखा मैंने कि आप गाना भी काफी अच्छा गाते हैं। तो भोजपुरी में आपको गाने फेवरेट सिंगर अभी तक के? देखिए, हमारे पवन भैया हैं और पवन भैया का कोई तोड़ नहीं है भोजपुरी में। जितने साफ सुथरा वो गाना को गाते हैं, थोड़ा सा मसालेदार भी गाते हैं। एक उनका पुराना सॉन्ग था, सनहिया लगा बल बहुत बात नहीं खे और नजरिया चुराबल
बहुत बात होला, क्या बात है। केहू के हंसाबल, बहुत बात नईखे, हंसा के रुबाबल, बहुत बात होला। क्या बात है तो ये बहुत बढ़िया भैया, बहुत वो अच्छा हमारे आवाज है आपकी। मैं इस गाने को ही चलते आपको मैंने सुनाया। अगर आप राजनीति या समाज सेवा में नहीं आए हुए होते तो आप इसमें इन सब चीज में भी आप जा सकते थे। आपके पास पर्सनैलिटी भी है, गाना भी आप अच्छा गा लेते हैं, ऑल इन वन। आप हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है आपके अंदर। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। देखिए भगवान ने जो आपको दिया है, आपको स्वीकार करके उसमें आनंद लेना है। और हम लोग जब छोटे थे तो पवन भैया का गाना हम लोग सुनते थे टेप वगैरह में, जिसमें रील का जमाना था। और पवन भैया इसको जब गाते थे तो बहुत फीलिंग नहीं समझते थे, लेकिन जब हम लोग जैसे उम्र में बड़े होने लगे तो लिरिक्स तो उन्होंने जब गाया सनहिया लगावल, मतलब किसी से दोस्ती करना मुश्किल नहीं है, लेकिन दोस्ती करके तोड़ देना, मतलब आप कह सकते हो कि एक भरोसा बना के तोड़ देना। तो इन सब चीजों को जो उन्होंने गाया है ना, मुझे अब पता लगता है कि कितना बड़ा बात उन्होंने कहा है, लोगों को मैसेज दिया गाना के माध्यम से कि आपसी भाईचारगी, एक उम्मीद किसी को नहीं तोड़ना है। तो उम्मीद बरकरार रखें, और प्यार से बड़ा कोई चीज होता है क्या? आपसी भाईचारगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो हम समझते हैं कि इसमें एकदम परफेक्ट रूप से लोगों को साथ में एकदम जुड़ कर रहना चाहिए। तो भैया ये हमारा यूट्यूब चैनल है, एक आपको बता रहा था मैं, बिहार बेटर टॉक्स के बारे में। तो प्लीज हमारे दर्शक को भी बोलिए आप कि हमारे चैनल को लाइक बिल्कुल। बिहार बैठक टॉक्स जो है इन भाइयों का एक प्रयास है। बिहार में क्रांति आप लोगों ने लाने का प्रयास किया है। आप कल्पना कीजिए कि जितने बड़े बड़े चैनल बड़े बड़े लोग को दिखाते हैं और चाटुकारिता करते हैं, लेकिन आप पहले ऐसे चैनल आप लोगों ने लॉन्च किया है। जितने भी आपका टीम के मेंबर, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से आप लोग एक बिहार में नया मिसाल पेश किया है बिहार बैठक टॉक्स के माध्यम से, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति को आप आगे ला सकते हैं जो प्रयास कर रहा है, अपने जीवन में संघर्ष करता है, बहुत चीजें ऐसा अचीव करके आज तक रखा होता है जिसको लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, और बहुत सारे लोग उसको बताते भी नहीं। बड़ा चैनल तो कभी भी नहीं दिखाता है, लेकिन आप लोग, मैं बोलता हूं कि बड़ा सा बड़ा चैनल आप लोगों ने साबित किया है कि नहीं भैया। जिस तरीके से तीसरा विकल्प प्रशांत जी आए हैं इस राज्य में, मैं भी यहाँ पे तीसरा विकल्प एक सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूं कि आपको अगर कहीं भी किसी तरह का आप में एबिलिटियां हैं, आपकी बुराई भी आप लोगों ने, मैं देखा आपके एक में पुराने आप दिखा रहे थे, एक गलत चीजों को भी आपने एकदम बोल्ड तरीके से। हमारा फोकस होता है भैया कि सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसे हमें दिखाना है लोगों को बाद में, और बिहार में जो अच्छी चीजें हैं जो लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं इससे जुड़ा हूं तो लगातार आते रहूंगा, लगातार वीडियोस वगैरह हमारा जाते रहेगा। बहुत सारे लाइफ के स्ट्रगल पॉइंट भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जितना भी आप लोगों ने कवरेज किया है ये काफी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से लगे हैं, मेरी शुभकामनाएं, माता रानी आपको स्वस्थ और मस्त रखें और खूब आगे बढ़िए। पूरे टीम मेंबर को एक बार नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए एक मिसाल के तौर पर पेश हो, और भाई के लिए आप शुभकामना कीजिए कि जिस तरीके से जमीनी स्तर से संघर्ष करके विधानसभा का तय करें, वहां तक पहुंचे, और आप अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाए।